डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th की बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले जो हम वीडियो सेंड किए थे उसमें हम केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी में देखिए, आप लोग को इससे पहले जो हम पढ़ाए थे पादप कोशिका की संरचना, पादप कोशिका की संरचना में बताए थे कि पादप कोशिका जो होता है इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन से? कोशिका भी, सेल वॉल, जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा जो है रसधानियाँ या रिक्तिकाएँ कहते हैं, वैक्यूल कहते हैं, जिनमें से हम लोग कोशिका भी, सेल वॉल के बारे में अध्ययन कर लिए थे, प्रोटोप्लाज्म के बारे में अध्ययन कर लिए थे, और तीसरा जो बाकी था रसधानियाँ, इसी के बारे में डिटेल जानना है। तो आज हम लोग रसधानियाँ क्या होती हैं और कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है, इनके कार्य क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो रसधानियाँ है, ये तीसरा भाग होगा। रसधानियाँ या इसको हम कहते हैं रिक्तिकाएँ। रसधानियाँ इसको हम क्या कहते हैं? रिक्तिकाएँ कहते हैं। तो चलिए रिक्तिकाएँ क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए, जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका के जो कोशिका द्रव्य होता है साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म में रिक्तिका द्रव से भरी हुई एक खोखली स्थान होता है। एक बार और रिवाइज करेंगे। पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिका के ये अंदर का जो भाग होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, इस साइटोप्लाज्म में रिक्तिका द्रव से भरी हुई एक खोखली स्थान होता है। यह खोखली स्थान चारों ओर से एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। इस झिल्ली को हम रिक्तिका कला कहते हैं। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? रिक्तिका कला कहते हैं, वैक्यूल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसके अंदर जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिक्तिका रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका रस कहते हैं, ठीक है। इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? रसधानियाँ अथवा रिक्तिका कहते हैं। पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में रिक्तिका द्रव से भरी हुई एक खोखली स्थान होता है जो चारों ओर से एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा होता है। उस पतली झिल्ली को हम रिक्तिका कला कहते हैं और इसके अंदर भरे हुए द्रव को हम रिक्तिका रस कहते हैं। ऐसी संरचना को ही हम क्या कहते हैं? रसधानियाँ कहते हैं या रिक्तिकाएँ कहते हैं। देखेंगे कि जब पादप कोशिकाएं जो होती हैं अगर युवा अवस्था में होती हैं, तो अगर मान लिया जाए ये पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है, ये केंद्रक है। तो जब पादप कोशिका युवा अवस्था में होती है उस समय बहुत से रिक्तिकाएं, बहुत से छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन यही जब युवा कोशिका मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो ये सभी छोटी छोटी संरचनाएं जो रसधानियां हैं, जो कि संख्या में अधिक हैं, ठीक है, लेकिन साइज में छोटी हैं, यही सभी रसधानियां आपस में मिलकर एक बड़ी रसधानी का निर्माण करता है या एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करता है। तो परिपक्व पादप कोशिका में बड़ी रसधानियां पाई जाती है लेकिन संख्या कम होता है। लेकिन युवा कोशिका जो पादप कोशिका होती है उसमें रसधानियों की संख्या अधिक होती है लेकिन साइज क्या होती है? कम, छोटी होती है, ठीक है। तो ये परिपक्व पादप कोशिका का है और ये जो है युवा पादप कोशिका का यहाँ पर फिगर हम ड्रा किए हैं, ठीक है। देखिए, जो रसधानियाँ होती हैं, रिक्तिकाएँ, इन रिक्तिकाओं के अंदर द्रव भरा होता है। इन द्रवों को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तिका रस कहते हैं। इन द्रव को क्या कहते हैं? रिक्तिका रस कहते हैं। और इस रिक्तिका रस में विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुले होते हैं। कौन कौन से पदार्थ रिक्तिका रस में घुले होते हैं? तो क्लोराइड है, लिख देते हैं यहाँ पे,
रिक्तिका रस में देखिए कौन कौन से पदार्थ घुले होते हैं। ठीक है, क्लोराइड है, इसके अलावा सल्फेट है। ठीक है, इसके अलावा इसमें फास्फेट है, खनिज लवण है, खनिज लवण है। ठीक है, और इनुलिन है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। सुक्रोज, ठीक है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट है। देखेंगे क्लोराइड, सल्फेट, फास्फेट, ये खनिज लवण है, खनिज लवण के रूप में पाए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से मुख्य रूप से होते हैं? इनुलिन है, ग्लूकोज है और सुक्रोज है, फ्रक्टोज भी पाया जाता है। इसके अलावा एमिनो अम्ल में देखेंगे, एमिनो अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, एमिनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल है, ये सब पाए जाते हैं। इसके अलावा भी इसमें वर्णक होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के कलर प्रदान करने वाले पिगमेंट पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो एंथोसाइनिन है, कलर प्रदान करने वाले पदार्थ भी होते हैं जिसे हम पिगमेंट कहते हैं या रंगा पदार्थ कहते हैं, जैसे एंथोसाइनिन, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, ये पिगमेंट पाए जाते हैं। ज़ैंथोफिल, इसके अलावा एंथोसाइनिन और कैरोटीन होते हैं, ये कलर प्रदान करने वाले पदार्थ होते हैं। आगे देखेंगे इसके अलावा कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, जैसे टेनिन है, एल्केलाइड्स हैं, टेनिन है, ये टेनिन और एल्केलाइड्स जो होते हैं ये अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कि रिक्तिका रस में ये सभी पदार्थ क्या होते हैं? घुले होते हैं। और भी पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा रसधानियाँ या रिक्तिकाओं की संरचना और उसमें पाए जाने वाले जो भी पदार्थ हैं वो बातें। अब अगला देखेंगे इसमें कार्य क्या है, इसका कार्य, इनका फंक्शन, रसधानियों का फंक्शन, रसधानियों का कार्य, रसधानियों का कार्य क्या होता है या रिक्तिकाओं का कार्य क्या होता है। तो देखेंगे रिक्तिकाओं का पहला कार्य जो है, पहला कार्य है, पहला है स्फीत अवस्था को बनाए रखना, कोशिका की स्फीत अवस्था को बनाए रखना, कोशिका की स्फीत अवस्था बनाए रखना, पहला कार्य है कोशिका की स्फीत अवस्था को बनाए रखना। ये स्फीत अवस्था क्या है? देखिए कोशिका की वह अवस्था, ध्यान से सुनिएगा, कोशिका की वह अवस्था जिसमें कोशिका भी तनी हुई धागे के समान हो और जीव द्रव्य जो है फूला हुआ प्रतीत होता है। ठीक है,
कोशिका की इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका की स्फीत अवस्था कहते हैं। सिंपल में अगर हम कहें तो कोशिका की फूली हुई अवस्था को, अगर सिंपल में कहें कोशिका की फूली हुई अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, स्फीत अवस्था कहते हैं। देखिए जब कोशिकाएं स्फीत अवस्था में होती हैं तो कोशिका भित्ति एकदम तनी हुई धागे जैसा होता है। ये कोशिका भित्ति है जो तनी हुई धागे के समान होता है और जीव द्रव्य फूला होता है, जिसके कारण कोशिकाएं फूल जाती है। एक कोशिका फूलेगा तो बगल वाले भी कोशिका स्फीत अवस्था में आएगी, वो भी फूलेगा। इस प्रकार एक एक करके सभी कोशिकाएं फूल जाती हैं, जिससे पौधे की अगर पत्तियों में इस प्रकार होता है तो पत्तियां जो है एकदम ताज़ी महसूस होती है। वही अगर जल इसमें से निकल जाए, वाष्पित हो जाए, तो कोशिकाएं स्फीत अवस्था को खो देती हैं, जिससे पत्तियां पौधे की जो होती है मुरझाई हुई नीचे की ओर लटकी हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए, बस इतना याद रखिएगा कि रिक्तिकाएं जो होती है कोशिका की स्फीत अवस्था को बनाए रखती हैं। पहला कार्य ये हुआ। दूसरा कार्य क्या है कि रिक्तिकाएं जो होती हैं, रिक्तिकाओं के अंदर रिक्तिका रस होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इस प्रकार इन पदार्थों का भंडारण करने का कार्य करती है, जैसे जल भोजन। दूसरा देखेंगे कार्य है जल भोजन। जल भोजन व उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थों का भंडारण। ठीक है, भंडारण करती है। उत्सर्जी पदार्थ जल भोजन आदि पदार्थों का क्या करती हैं, भंडारण भी करती हैं। तीसरा क्या है कि इसमें अभी मैं बताया हूँ कि विभिन्न प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, रंगीन पदार्थ पाए जाते हैं जो कलर प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार यह रंगीन या पिगमेंट पदार्थ पाए जाने के कारण ही पुष्पों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो विभिन्न प्रकार की कई कलरों में दिखाई देती हैं। इसके साथ साथ वो आकर्षकमय बनती है। यानी कहने का मतलब है कि पुष्पों में कलर प्रदान करने का कार्य यही करते हैं। तो ये तीन प्रमुख कार्य है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला जो है हम लोग पादप कोशिका की संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पादप कोशिका की संरचना में हम बताए थे कि पादप कोशिका के प्रमुख तीन भाग होते हैं। कौन कौन से? एक सेल वॉल कोशिका भी, जीव द्रव्य और रिक्तिकाएं, जिनमें से तीनों के बारे में हम लोग जान लिए। लेकिन अब उनमें से जो दूसरा जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। ठीक है, जीव द्रव्य के बारे में ही अब पढ़ना है डिटेल। ठीक है, कोशिका भी वो छोटी सी टॉपिक थी, समाप्त हो गई। रिक्तिकाएं ये भी एक छोटी सी टॉपिक थी, समाप्त हो गई। लेकिन जीव द्रव्य बड़ा टॉपिक है, पूरा कोशिका वाला चैप्टर इसी पर आधारित है, इसलिए इसको अब डिटेल पढ़ा जाएगा। देखिए जीव द्रव्य जो है, प्रोटोप्लाज्म जो है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक कोशिका द्रव्य जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक जो होता है केंद्रक, न्यूक्लियस कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम फिगर एक बना रहे हैं पादप कोशिका की, देखेंगे ये पादप कोशिका है। ये पादप कोशिका एक है। देखिए इसमें ये बताए थे कि कोशिका भित्ति के अंदर का जितना भाग है, ये सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के अंदर वाला जो भाग है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। अब जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? कोशिका द्रव्य। तो देखेंगे यहाँ से लेकर ये कोशिका कला से लेकर, ये कोशिका कला से लेकर, सेल मेम्ब्रेन से लेकर, अंदर की केवल रिक्तिका को छोड़कर और केंद्रक को छोड़कर शेष जितने भी भाग होंगे वो सभी के सभी कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो बीच में देख रहे हैं, जो स्फेरिकल संरचना दिखाई दे रही है, उसे हम केंद्रक कहते हैं, तो उसको अलग अध्ययन करेंगे। तो जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस केंद्रक, दो भागों में बांटा गया है। अब साइटोप्लाज्म में देखेंगे
इसे 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से? एक कोशिका कला है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। कोशिका कला ये है कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। कोशिका कला जो कोशिका भित्ति के जस्ट बाद पाए जाने वाली एक पतली लेयर होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है। फिर जीवित पदार्थ, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जीवित पदार्थ भी पाया जाता है और निर्जीव पदार्थ भी पाया जाता है। तो जीवित पदार्थ में कोशिकांग आते हैं। क्या आते हैं? कोशिकांग। कोशिका के जो अंग हैं उन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग के शरीर में जो अंग हैं, हाथ, पाँव, जीभ, पैर, ये सभी अंग हैं, ठीक है, सिर, ठीक है, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, लीवर, किडनी, ठीक है, ये सभी के सभी शरीर के अंग हैं और ये सभी अंग अपना एक निश्चित कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार कोशिका के अंदर जो कुछ जीवित पदार्थ होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, और प्रत्येक कोशिकांग का अपना एक निश्चित वर्क होता है, कार्य होता है, एक निश्चित फंक्शन होता है, ठीक है। उन्हीं कोशिकांगों के बारे में ही डिटेल अध्ययन करना है। जैसे माइटोकांड्रिया है, हरित लवक है, राइबोसोम है, ईआर है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी काय है, सेंट्रोसोम है, आदि ये सभी कोशिकांग हैं, कोशिका के अंग हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में डिटेल पढ़ना है। निर्जीव पदार्थ को देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इसके अलावा लिपिड्स है, एल्केलाइड्स है, उत्सर्जित पदार्थ भी हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इनके बारे में हम जीव द्रव्य में कुछ डिस्कशन किए थे, उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस निर्जीव पदार्थ को डिटेल नहीं बताना है। आप लोग को मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कक्षा 9th में है उसको इसी को डिटेल, कोशिकांग को ही डिटेल अध्ययन करना है। तो इतना ही काफ़ी आप लोग के लिए। फिर केंद्रक को बाद में अध्ययन किया जाए। तो बस इसी को एक एक करके हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और अगले दिन फिर से नया वीडियो बनाएंगे और सेंड करेंगे।